मोस्ट वार वेलकम ऑफ द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो लास्ट डे हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस में हमने सिंपल सेंटेंस कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट नंबर पर आता है सिंथेसिस में आता है सिंपल सेंटेंस, और सेकेंड नंबर पर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको कहा जाता है मिश्रित उपवाक। आज की क्लास में हम इसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर हम कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, और ये समझ लेना यहाँ से क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 90% यहाँ से चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाए। तो आज की क्लास बहुत ही ध्यान से और शिद्दत के साथ देखनी है, और इसके बाद जो हम बोलेंगे वो आपको यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद आपको भी लिखना है। इससे पहले हमने टॉपिक यहाँ पर करा दिया है हमारा नरेशन में अगर आपको समझ लेना, नरेशन में अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप अगर सेंटेंस आप नहीं बना सकते हैं तो यूट्यूब में तो डालना नरेशन बाय राज। आप जैसे ही सर्च करें नरेशन बाय राज तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से हमने 13 क्लासों में हमने नरेशन कंप्लीट कराया है। केवल हमने 30 डेज में नरेशन आपको A to Z सिंपल से असर्टिव सेंटेंस से हमने ऑब्जेक्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको ओनली 30 डेज में ये समझ लेना हमने आपको करा कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट का वीडियो मिस किया है, ये समझ लेना आपको 100% नरेशन यहाँ से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको देखने से फ़ायदा कई होंगे। आपको ये नरेशन देखने से इसमें बेसिक से एडवांस में हमने आपको यहाँ पढ़ाया है। जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किया है तो समझ लेना आपको 100% यहाँ से देखना चाहिए और अपने जानकारी को भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। लास्ट डे हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस के बारे में, और सिंथेसिस में हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लास्ट डे हमने सिंथेसिस में ही पढ़ा था सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये समझ लेना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको पहचानना कैसे है। एक आपको दी जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज, एक आपको दी जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक होगी प्रिंसिपल क्लॉज, एक होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बनने वाला सेंटेंस हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक होगी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से ज़्यादा होगी, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज का होना ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज बराबर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। एक होगी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज और ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट के क्लॉज एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ये होता है हमारा, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक होनी चाहिए, कम से कम मतलब ये मस्ट है कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो 100% एक प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होगी, ये समझ लेना, एक ये मस्ट है 100%। यहाँ पर आपको अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो एक होगी प्रिंसिपल क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से अधिक भी हो सकती हैं, एक या एक से अधिक। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई सर नियम लागू नहीं होता है, लेकिन ये समझ लेना प्रिंसिपल क्लॉज आपको 100% एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगी, और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से अधिक हो जाएंगे। अब हमको पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं। अब हमको यहाँ पर हमने प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में आपको बताते हैं प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज जिसको कहा जाता है प्रधान उपवाक। प्रधान जैसा एक नाम से आपको जान पड़ रहा है प्रधान उपवाक, आप जैसे नाम से ये पता चल रहा है प्रधान उपवाक, वह वाक जो अपना भाव प्रकट करने के लिए, जैसा नाम से प्रभाव पड़ रहा है प्रधान उपवाक, यानी कि वह वाक जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए या अपने भाव को व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, वह किसी के ऊपर आश्रित नहीं होगा। तो ये होता है, यानी कि आश्रित नहीं होता, किसी भी दूसरे सेंटेंस के ऊपर आश्रित नहीं होता, ये अपना सेंटेंस निकालने के लिए पूर्ण सक्षम होता है, आश्रित नहीं होता है। ये होता है हमारा
प्रिंसिपल क्लॉज आश्रित नहीं है। ये किसी के ऊपर, किसी नाउन क्लॉज, किसी के ऊपर, ये समझ लें किसी भी सेंटेंस के ऊपर आश्रित नहीं होता है। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। और इसके बाद हमने जो सेकेंड नंबर लिखा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज इसको कहा जाता है आश्रित उपवाक। आश्रित उपवाक ये क्या होता है? ये अपने भाव को प्रकट करने के लिए, ये अपने भाव को प्रकट करने के लिए आश्रित होता है। ये किसी न किसी सेंटेंस के ऊपर ये अपने भाव को पूर्ण व्यक्त करने के लिए अन उपवाक यानी किसी भी वाक पर ये आश्रित है। ये आश्रित है, ये किसी भी सेंटेंस के ऊपर आश्रित होता है, ये आश्रित नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? प्रधान उपवाक और सब आश्रित उपवाक में प्रधान उपवाक जो होगा ये अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी ऊपर आश्रित नहीं होगा, लेकिन इसको अपना अर्थ देने के लिए 100% किसी के ऊपर आश्रित होगा। अब इसके बाद हमारा इसमें आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एक होता है एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज इसके ये 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के, यानी कि वे वाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए किसी न किसी, ये समझ लेना, किसी न किसी सेंटेंस के ऊपर या किसी न किसी वाक्य के ऊपर आश्रित होंगे, उसको हम कहेंगे आश्रित उपवाक यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है नाउन क्लॉज। फिर सेकेंड नंबर आता है एडजेक्टिव क्लॉज। और थर्ड नंबर होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा नाउन क्लॉज, सेकेंड नंबर पर आता है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड नंबर पर आता है एडवर्ब क्लॉज। ये हमने आपको पढ़ाया यहाँ पर सिंथेसिस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होती है जो अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए किसी दूसरे अन्य क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन ये अपना अर्थ देने के लिए जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये अपना पूर्ण अर्थ निकालने के लिए किसी न किसी क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है। ये डिपेंडेबल है, ये डिपेंडेबल नहीं है। प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान उपवाक ये आश्रित नहीं होता, किसी भी अन्य क्लॉज के ऊपर आश्रित नहीं होता, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज ये 100% किसी न किसी क्लॉज के ऊपर या किसी न किसी सेंटेंस के ऊपर ये आश्रित होगा। ये होता है हमारा नाउन क्लॉज। तो अब हमारी हेडिंग आती है नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज में केवल आपको कंजंक्शन याद करना है कि नाउन क्लॉज में कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं जिसकी सहायता से हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। केवल कार्य इसका वही होता है, जो कार्य नाउन का होता है वही कार्य नाउन क्लॉज का होता है। जो कार्य नाउन का होता है तो वही कार्य नाउन क्लॉज का होता है। तो हमारी अब हेडनेस ट्रेनिंग पड़ेगी नाउन क्लॉज। इसको कहा जाता है संज्ञा उपवाक। आपको इसमें याद रखना है कि जो कार्य नाउन का होता है वही कार्य नाउन क्लॉज का होता है। जहाँ पर नाउन क्लॉज आती है, जहाँ पर नाउन आता है, जहाँ पर नाउन आता है वहीं जहाँ पर नाउन आता है उन्हीं स्थानों पर, जहाँ पर नाउन आता है उन्हीं स्थानों पर नाउन क्लॉज आता है। यानी जो कार्य नाउन का होता है वही कार्य नाउन क्लॉज का होता है, और जिन स्थानों पर नाउन आता है उन्हीं स्थानों पर नाउन क्लॉज भी आता है। ये आपको याद रखना है कि जहाँ पर नाउन आता है उन्हीं स्थानों पर नाउन क्लॉज भी आता है। और इसके बाद जो स्थान जहाँ पर, ये समझ लेना आपको, जो स्थान या जिस स्थान पर नाउन का प्रयोग करेंगे उन्हीं स्थानों पर हम इसका नाउन क्लॉज का उपयोग करेंगे। इसमें आपको क्या याद करना है? केवल इसमें आपको जो हम यहाँ पर कंजंक्शन लिख रहे हैं इसके कंजंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कंजंक्शन की सहायता से हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन के।
तो ये कंजंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये कंजंक्शन याद रखने हैं। कंजंक्शन कौन कौन से हमारे कंजंक्शन नाउन क्लास में आते हैं? हमारे दैट के बाद इफ या फिर वेदर, इफ या फिर वेदर, या फिर वाट, या फिर विच। ये हमारे आते हैं कंजंक्शन किसमें? नाउन क्लास में। कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं? दैट, इफ, वेदर, वाट या विच। ये कंजंक्शन आते हैं नाउन क्लास में। अब आपको ये केवल कंजंक्शन याद रखना है और सेंटेंस का अर्थ समझने के बाद हम डिसाइड करेंगे इसमें कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा नाउन क्लास की सहायता से हम बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लास की सहायता से। तो फर्स्ट सेंटेंस है यू आर अ thief, full stop, it is known to all, it is known to all। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बना रहे हैं सेंटेंस हमारा कौन सा बनेगा? ये यहाँ पर हम बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये याद रखना कि हम बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो। इट इज नोन टू ऑल, ये सबको मालूम है, ये सभी जानते हैं। तो यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो, कि इट इज नोन टू ऑल, सभी को मालूम है। तो हम इसको बनाएंगे यू, इट इज नोन टू ऑल दैट, ये सबको मालूम है दैट की, यहाँ पर ये अर्थ कैसे दे रहा की दे, कि यू आर ए थीफ। इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर ए थीफ, ये सबको मालूम है चोर हो। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। सेकेंड तरीका क्या है? दैट यू आर ए थीफ, कि तुम चोर हो। दैट यू आर ए थीफ, दैट यू आर ए थीफ इज नोन टू ऑल। ये हमारा दो तरीके से बन सकता है। फर्स्ट हमने क्या आपको मेथड बताया कि इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर ए थीफ, ये सबको मालूम है कि तुम एक चोर हो। यहाँ पर दैट अर्थ देता है कि से, ये याद रखना है दैट कैसे देगा की से। और इसके बाद या इसको एक तरीका और बनाने का, दैट यू आर ए थीफ, कि तुम चोर हो, इज नोन टू ऑल, ये सबको मालूम है। तो हमने यहाँ पर नाउन ये समझे नाउन क्लास की एग्जांपल है, नाउन क्लास हम पढ़े, नाउन क्लास की एग्जांपल नाउन क्लास की सहायता से। तो नाउन क्लास में कंजंक्शन कौन कौन से आते हैं? दैट, इफ, वेदर, वाट, विच। तो ये उन्हीं स्थानों पर आता है नाउन क्लास जहाँ पर नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी जो कार्य नाउन के होते हैं वही कार्य नाउन क्लास के भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? राम इज अ डल बॉय, राम इज अ डल बॉय, राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट, एवरी टीचर नोज इट। तो इसको हमको चेंज करना है किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो एवरी टीचर नोज, क्या जानते हैं? इट, यानी एवरी टीचर नोज इट, क्या जानते हैं एवरी टीचर? कि राम एक डल, यानी कि राम एक मंद बुद्धि का बालक है। तो एवरी टीचर नोज, एवरी टीचर knows that Ram is a
राम इज ए डल बॉय। एवरी टीचर नोज इट। प्रत्येक टीचर क्या जानते हैं कि राम एक मंद बुद्धि का बालक, राम इज ए डल बॉय। तो ये हमारे सेंटेंस यहाँ से इसके ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। ये आपको नाउन क्लास में क्या करना है, आपको केवल इसके जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं और इसके जो हमने आपको कंजंक्शन बताए हैं, तो आपको इन दो चीज़ों में फोकस करना है, कंजंक्शन में और इसके बाद इसके एग्जाम्पल में। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, आई टोल्ड यू। I told you. I told you yesterday. I told you yesterday. You must relay. You यहाँ पर must है। You must relay on it. I told you yesterday. मैंने तुम्हें कल कुछ बताया था। You must rely on it. तुम्हें उस पर क्या करना चाहिए, on it. it मतलब क्या है, मैंने जो तुम्हें कल बताया तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। रिले मीन्स होता है विश्वास करना। तो you must relay on what I told you yesterday. ये समझ लेना, जब कोई कहीं पर कोई किसी बात पर विश्वास करने या बात करने की बात करी जाए तो वहाँ पर हम व्हाट लगाते हैं, याद रखना। बात करने के सिंध में जहाँ पर ये देखो आई टोल्ड यू, ये टोल्ड मैंने बताना होता है, कहना है, बताना। तो ये चीज़ है जिसमें ये किसी यानी कि सेंटेंस में अगर आपको लगे कि इसमें कोई बात कही जा रही है, बात करी जा रही है, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं वाट का एज ए कंजंक्शन के रूप में। हमने यहाँ पर आपको बताया कंजंक्शन कौन कौन से हैं इसमें, दैट, इफ या वेदर या वाट या फिर विच। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए। हमने अभी तक पढ़ लिया है नाउन क्लास। नाउन क्लास में हमने आपको बताया कि नाउन क्लास का कंजंक्शन कौन कहते हैं, दैट होता है, इफ होता है, वेदर होता है, वाट होता है, विच। आपको इसके लिए सेंटेंस नहीं समझ लेना, सेंटेंस आना चाहिए। सेंटेंस में अर्थ निकालने के बाद हम डिसाइड करेंगे इसमें हम कौन सा कंजंक्शन लगाएं। तो ये चीज़ें आपको ये समझ लेना, इसके लिए सेंटेंस का आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, मस्ट है। सेंटेंस का अर्थ निकालने के बाद उसको जब ट्रांसलेशन करेंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसमें हम कौन सा ये हमारा यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन फिट बैठ रहा है, उसी के हिसाब से हम आगे सेंटेंस को बनाते हैं। अब इसके बाद हमने अभी पढ़ा नाउन क्लास के बारे में। अब सेकेंड नंबर हमारा कौन सी हेडिंग है, सेकेंड नंबर पर है हमारी एडजेक्टिव क्लास। सेकेंड नंबर पर है हमारा एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास तो फिर इसमें वही होगा कि जो कार्य एडजेक्टिव का होता है वही कार्य यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव क्लास का भी होगा। बस इसमें केवल ये होगा कि एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन की विशेषता बतलाता है, तो इसमें ये भी नाउन की विशेषता बतलाएगा। तो ये समझ लें नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाएगा। तो आपको एडजेक्टिव क्लास के इसके जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जो संबंधित रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं जिससे हम बनाते हैं ये एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से जो सेंटेंस बनाते हैं, तो वो समझ लेना आपको वो क्लास आपको ये सेंटेंस जो इसके प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको लर्न होने चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा हु, इसके बाद whom, whose, which, what। who मीन्स आएगा जो, ये आता है व्यक्ति के लिए, ठीक। whom मीन्स होगा जिसे,
ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हुज मीन्स जिसको, और विच मीन्स जो। विच ये आता है वस्तु के लिए, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, और हुआ आता है सजीव के लिए। और वाट जिस कारण, हमने ये बताया था बात के लिए आता है, जिस कारण ये आता है हमारा बात के लिए, टाक के लिए आता है, बात के लिए। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, अब रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं। जैसे रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब के बारे में हम जानते हैं। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हु हो गया, हु, हुम, हुज, विच, वाट। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब तो यहाँ पर हमारे ये हो गए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर होते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब कौन होते हैं, व्हेन, व्हेन, वेयर, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो व्हेन मीन्स होता है जब, अब इसका हम हिंदी में भी जान लेंगे। व्हेन मीन्स होता है जब, ये आता है समय के लिए। वेयर मीन्स होता है जहाँ, वेयर मीन्स होता है जहाँ, ये आता है किसी स्थान के लिए। और व्हाई मीन्स होता है जिस कारण, कोई कारण दिया होगा क्योंकि जिसका मतलब होता है। और उसके बाद हाउ मीन्स होता है जैसे या फिर जिस प्रकार। हाउ मीन्स जैसे या फिर जिस प्रकार। ये आपको आना चाहिए। अदर में आता है दैट, और इसके बाद एज। दैट, अदर कुछ होते हैं दैट, और इसके बाद एज। दैट होता है जो, ये आता है व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए। दैट का प्रयोग करते हैं व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए। ये दैट मतलब सजीव निर्जीव दोनों में आता है, व्यक्ति और वस्तु। दैट का प्रयोग दोनों के लिए होता है। लेकिन एज ये आता है जैसे के स्थिति में, जैसे। तो आपको केवल रिलेटिव एडवर्ब में क्या करना है, आपको केवल रिलेटिव प्रोनाउन याद कर लें। हु जो, और उसके बाद हुम जिसे, हुज जिसको, विच जो, व्हाट जिस कारण ये आता है, खास रहता है बात के लिए। और इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हेन ये आता है जब समय के लिए, वेयर जहाँ स्थान के लिए। इसके बाद व्हाई जिस कारण, हाउ जैसे या जिस प्रकार। दैट आता है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए, लेकिन ये समझ लें दैट का प्रयोग करते हैं सजीव निर्जीव दोनों के लिए। यहाँ पर आता है, ये आता है सजीव के लिए और ये आता है निर्जीव के लिए, विच यानी वस्तु यानी निर्जीव के लिए। और दैट का प्रयोग दोनों में किया जाता है, यानी कि यहाँ सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है दैट। अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आपको ये समझ लेना, लर्न करनी है ये इसके जो रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब। यहाँ पर ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब और ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप ये समझने सेंटेंस को समझ पाएंगे। तो अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, देखो, आई डोंट नो। आई डोंट नो द रीजन। ये समझ लेना, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन है हु जो आता है, या फिर हुम जिसे, ये आता है व्यक्ति के लिए, ये समझ लेना, हु, हुम जिसे। और हुज, हुज मीन्स होता है, हुज मीन्स होता है जिसको, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर है व्हाट, ये आता है जिस कारण, यहाँ पर कोई कारण पाया जाएगा। जब किसी सेंटेंस में कोई कारण पाया जाएगा तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे व्हाट का, जिस कारण से या कोई बात पाई जाएगी तो वहाँ पर करेंगे हम इसका व्हाट का प्रयोग। इसके बाद दैट, दैट को आपको याद रखना है कि निर्जीव और सजीव दोनों के लिए आता है दैट। दैट आपको याद रखना है कि दैट का प्रयोग हम निर्जीव और सजीव दोनों के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि हु का प्रयोग हम करते हैं व्यक्ति के लिए। और इसके बाद ये जो आता है विच, ये आता है हमारा वस्तु के लिए, यानी कोई जब निर्जीव वस्तु पाई जाएगी
तो वहाँ पर हम करेंगे which का प्रयोग, और जब सजीव कोई पाया जाएगा तो वहाँ पर करेंगे वो का प्रयोग। लेकिन that का प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के लिए किया जाता है। अब ये सेंटेंस है, I don't know the reason, I don't know the reason, full stop, Hamid was very sad, Hamid was very sad। ये सेंटेंस कोई आ रहा है। अब ये इसमें कहा गया है आपको चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो हम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लास, तो हम एडजेक्टिव क्लास की सहायता से इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। आई डोंट द रीजन, मैं कारण नहीं जानता हूँ, हामिद वाज वेरी सैड, हामिद बहुत दुखी है, मैं कारण नहीं जानता हूँ। तो इसको हम बनाएंगे आई डोंट द रीजन वाई हामिद वाज वेरी सैड, मैं नहीं जानता हूँ कि हामिद क्यों बहुत दुखी है। तो इसको बनाएंगे आई डोंट नो द रीजन वाई हामिद वाज वेरी सैड। आई डोंट नो द रीजन वाई हामिद वाज वेरी सैड, मैं कारण नहीं जानता हूँ कि हामिद बहुत दुखी क्यों है। तो हमने यहाँ पर ये समझ लेना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाया है। अब इसके बाद हम ये लिखा होगा सेंटेंस में कि चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या फिर कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होगा, या फिर कंपाउंड में, या फिर सिंपल सेंटेंस में। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि इसको हम किस में चेंज कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। दे विल रीच देहरादून, दे विल रीच देहरादून, फुल स्टॉप। इसके बाद आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, दे विल रीच देहरादून, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम। अब यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो समय के लिए कौन सा है, समय के लिए वेन। हमने यहाँ पर बताया था कि समय के लिए हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे इसमें एडजेक्टिव क्लास में, वेन का। तो वेन किसमें हम आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम वेन दे विल रीच देहरादून। हम इसको किसमें चेंज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम वेन। देखो हमने कहा था वेन आता है टाइम के लिए, समय के लिए वेन का प्रयोग करते हैं। वेन दे विल रीच देहरादून, वेन दे विल रीच देहरादून। ये हमारा सेंटेंस हो गए। ये हमने आज पढ़ा एडजेक्टिव क्लास के बारे में। अब हमारा लास्ट बचा है केवल एडवर्ब क्लास। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास के बारे में। इसके बाद यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म होगा, और इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही हैज अ वॉच, he has a watch, he has a watch। इसके बाद आगे सेंटेंस क्या है, it has a golden case,
इट हैज अ गोल्डन केस। तो यहाँ पर इट निर्जीव के लिए आ रहा है, तो आई हैज अ वॉच, सॉरी ही हैज अ वॉच, ही हैज अ वॉच। हम यहाँ पर निर्जीव को क्या करेंगे, विच हैज अ गोल्डन केस। ये हमारे सेंटेंस हो गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, हमने यहाँ से चेंज किया है। यहाँ पर हमने ये हमारा ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये भी हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज की क्लास में हमने ये समझ लेना, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें कौन सी, कैसे हम इसको सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, और इसमें कंजंक्शन क्या क्या होंगे, ये चीज़ें आज की क्लास में हमने पढ़ी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझ लेना। तो आज की क्लास को भी यहीं पर बाइंड अप करेंगे। अब नेक्स्ट डे हमारी क्लास इसी का स्टार्ट होगी, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा केवल बचा है एडवर्ब फ्रेज। हम एक बार रिवीजन करते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को आज यहीं पर बाइंड अप करते हैं। देखो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस में भी हमने आप लोगों को बताया था सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। तो इसमें ये समझना, एक प्रिंसिपल क्लास दी होगी, उसके बाद एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी। ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लास को कहते हैं प्रधान उपवाक। ये अर्थ के लिए किसी ऊपर आश्रित नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लास आश्रित उपवाक ये अपने अर्थ के लिए किसी न किसी क्लास के ऊपर आश्रित होता है। अब यहाँ पर ये 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। हमने यहाँ पर आपको बताया नाउन क्लास के बारे में। तो हमने कहा कि नाउन क्लास में संज्ञा उपवाक में जो कार्य संज्ञा का होता है वही कार्य नाउन क्लास का होता है इसमें सबऑर्डिनेट क्लास में। और जहाँ पर नाउन आता है उन्हीं स्थानों पर नाउन क्लास का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट से कंजंक्शन आपको केवल याद रखनी है, दैट, इफ, वेदर, व्हाट, विच। इनका हम प्रयोग करके यू आर ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल। तो इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर ए थीफ, या दैट यू आर ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल। अब राम इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। तो प्रत्येक टीचर क्या जानते हैं कि राम एक मंद बुद्धि का बालक है। तो एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय। ये सेंटेंस हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेंटेंस में कि देखो आई टोल्ड यू, यू मस्ट रिले। तो यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो ये सेंटेंस, इसके बाद हमने आपको बताया था, ये समझ लेना एडजेक्टिव क्लास के बारे में। सेकेंड नंबर पर हमने बताया था आपको एडजेक्टिव क्लास के बारे में, इसके एडजेक्टिव क्लास के आपको सेंटेंस कैसे होते हैं, और ये आपको सेंटेंस किन किन तरीक़ों से आपको देखने को मिलेंगे। हमने ये पढ़ा एडजेक्टिव क्लास के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लास। तो एडजेक्टिव क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके कंजंक्शन, हु जो आता है व्यक्ति के लिए, हुम जिसे, हुज जिसको, विच जो वस्तु के लिए आता है, व्हाट जिस बात या कारण के लिए आता है। तो ये वहाँ पर व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब कौन होते हैं, व्हेन यह आता है समय के लिए, वेयर जहाँ स्थान के लिए, वाई जिस कारण से, हाउ जैसे या जिस प्रकार से। दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है, ये याद रखना है। और एज का मतलब होता है जैसे। अब इसके बाद हमने इसके आपको 3 एग्जाम्पल बताए। ये एग्जाम्पल आपको समझ लेना, बहुत ही कायदे से आपको लर्न करने एग्जाम्पल इसके। तो आई डोंट नो द रीजन हामिद वाज वेरी सैड। तो आई डोंट नो द रीजन व्हाई हामिद वाज वेरी सैड। इसके बाद दे विल रीच देहरादून, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम व्हेन दे विल रीच देहरादून। यहाँ पर हमने आपको बताया समय के लिए एग्जैक्ट टाइम आ रहा है, समय के लिए हम व्हेन का उपयोग करेंगे। इसके बाद ही हैज अ वॉच, इट हैज अ गोल्डन केस। तो ही हैज अ वॉच विच, ये आता है निर्जीव के लिए, तो अब हमने किया है विच का प्रयोग, विच हैज अ गोल्डन केस। आज की क्लास यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम इसके जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचा है तो वो हम कवर करेंगे। इसके बाद आगे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन लोगों ने जिनको अगर नरेशन नहीं आता है तो आपको ये समझना, सर्च करना है नरेशन बाय राज। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करते हैं नरेशन बाय राज तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें से समझ लेना 13 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें से हमने 13 क्लासों में नरेशन आपको A to Z पढ़ा दिया है। तो जिन लोगों का नरेशन पोर्शन नहीं आता है तो आप सर्च करेंगे नरेशन बाय राज, और जिनका अगर 10th का पोर्शन वीक है
तो आप डालेंगे टेंस बाई राज। हमने यहाँ पर ये समझ लेना हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमने यहाँ पर पढ़े हिंदी में। तो ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर जिन लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है तो इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये क्लासें देख ले, ये समझ लेना यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने क्वेश्चन भी है इसमें आपको बताए हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको ले चलूँगा आपकी मंजिल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।